नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में तीसरी बार सीएम बने देवेंद्र फडणवीस। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और अमित शाह के साथ कई दिग्गज रहे मौजूद। एकनाथ शिंदे और अजित पवार बने डिप्टी सीएम। देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए शरद पवार और उद्धव ठाकरे। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का बयान, बोले एकनाथ शिंदे का दौर हुआ खत्म। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। राहुल गांधी को बताया उच्च दर्जे का गद्दार, बोले देश को तोड़ना चाहती है कुछ ताकतें। सबल हिस्सा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिखाया सख्त तेवर, बोले एक भी उपद्रवी नहीं बचना चाहिए। अराजकता फैलाने की छूट नहीं, वसूला जाए नुकसान का खर्च। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा फैसला। सरकार ने राज्य में गोमांस बेचने पर लगाया बैन, तो विपक्ष ने शुरू किया फैसले का विरोध। सबसे पहली खबर में बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र को आज नया मुख्यमंत्री मिल गया है। देवेंद्र फडणवीस ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ ग्रहण कर ली। वहीं एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ग्रहण की। इस मौके पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि इस भव्य आयोजन में लगभग 42,000 लोग शामिल हुए। आज नया सीएम मिल गया, लेकिन भव्य आयोजन। देखिए, कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। 10 दिनों से कोलाहल मचा हुआ था। ये होगा, ये नहीं होगा, देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, नहीं बनेंगे, एकनाथ शिंदे आएंगे, नहीं आएंगे, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कैपिटल टीवी रिजल्ट के अगले दिन से इस बात को कहते चला आ रहा था कि मुख्यमंत्री की शपथ देवेंद्र फडणवीस लेंगे और ये दोनों ही शख्स, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो या अजित पवार, दोनों डिप्टी सीएम बनेंगे। यही बात आज सही साबित हुई है। जो लोग उस तरह के थ्योरी को पेडल कर रहे थे, उनको राजनीति की ज्यादा समझ नहीं है। ये जीत इतनी प्रचंड है और इस जीत का जो सबसे बड़ा, जो कह सकते हैं कि हीरो, वो देवेंद्र फडणवीस है। तो ये सारी चीजें तो अपने आप होना ही था, अपने आप होना था। कोई भाई ठीक है, कोई मुख्यमंत्री है, वो उसको लगता है कि भाई हमें और भी मिल जाता, चांसेस मिल जाता, ये बहुत ही ऑब्वियस नेचुरल सी बात है। लेकिन जो रिजल्ट जो आया है, जो रिजल्ट है, उसको देख करके तो शुरू से ही मालूम था कि यही होना था। लेकिन क्या फंक्शन, 19 मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हुए हैं, कई सारे केंद्रीय मंत्री वहां पहुंचे हुए हैं, पूरा बॉलीवुड आया हुआ है, सचिन तेंदुलकर नजर आ रहे हैं, क्रिकेटर्स नजर आ रहे हैं, रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। तो इतना सब कुछ तो हो रहा था, तो जो लोग इसमें खुशियां मना रहे थे, उनको 1-2 मिनट उधर भी ध्यान करना चाहिए। जो लोग सल्क कर रहे होंगे, छाती पीट रहे होंगे, वो पत्रकारों का भी ध्यान कर लीजिए। जिन लोगों ने आप लोगों को गुमराह किया कि रात में हो जाएगा खेल, है ना, वो सारे एनालिस्ट कहाँ चले गए जो कहते थे कि महाराष्ट्र में बीजेपी बुरी तरीके से हारने वाली है। तो ये कई सारी चीजें हैं। आज ये सब खत्म हुआ। नई सरकार अब बनेगी। नई सरकार को जो उन्होंने वादा किया है, वो आगे कैसे वो पूरा करें, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जी, वहीं महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे शामिल नहीं हुए। समारोह में शामिल होने के लिए विपक्ष को भी आमंत्रण भेजा गया था। फडणवीस ने शरद पवार को बकायदा फोन भी किया, लेकिन यह कहा गया कि वो दिल्ली में होने के कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। इस बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने फिर से सीएम नहीं बनाए जाने पर एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिंदे का दौर खत्म हो गया है, अब उन्हें फेंक दिया गया। बीजेपी शिंदे के पार्टी को तोड़ सकती है। नहीं गए समझ में तो आता है, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी क्यों? नहीं गए, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं? 2 चीजें समझ लीजिए। 2014 में सरकार बनी, देवेंद्र फडणवीस शपथ ले रहे थे,
अजीत पवार अपोजिशन में थे, आए। ये महाराष्ट्र की एक परंपरा है। इस परंपरा को उद्धव ठाकरे ने तोड़ा है, कांग्रेस पार्टी ने तोड़ा है कि आपने राजनीति को इतना ज्यादा पर्सनल कर दिया कि ये गद्दार है तो वो ये है, तो खोखा खोखा करते थे ये लोग कि इसने पीठ पे चाकू मार दिया। आप राजनीति नहीं कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई पर्सनल एनिमिटी है और कोई बड़ा समारोह हो रहा है, किसी को आप बुला रहे हो, इसका मतलब है कि आप उसे इज्जत दे रहे हो, मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो। आपने ना जाकर यह कह दिया दुनिया से कि हम इस मान और प्रतिष्ठा के हकदार नहीं हैं, हम इसके लायक नहीं हैं। कम से कम आज तो मुंह बंद कर लिया होता संजय राउत ने। आपको, आपकी पूरी राजनीति को एकनाथ शिंदे ने मिट्टी पलित कर दी है। आपको तो उसका नाम नहीं ले सकते आप, यह हाल बना दिया है आपका। कहां महा विकास अघाड़ी आपने बनाया, यह पार्टी जो आपसे टूट के अलग बनी, उसके पास आज ज्यादा सीट है। आपके तीनों को मिला दीजिए तब भी वो उसके पास ज्यादा नंबर्स है। तीनों को मिलाने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी से तो आप बाद में लड़िएगा। अकेले एकनाथ शिंदे ने इस महाविकास अघाड़ी को परास्त किया है। आपके पास 46 सीट है, उसको 57 है। तो ये समझिए, तो जनता की भावना, जनता के आदेश, चुनाव के नतीजों के सामने जो नेता नतमस्तक नहीं होता है, जनता उसे इतिहास के गर्त में डाल देती है। जी, इस खबर में बात राहुल गांधी की। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस नेता को उच्च दर्जे का गद्दार बताया। बीजेपी नेता ने कहा कि हम बात करने जा रहे हैं उस खतरनाक त्रिकोण के बारे में जो भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। इस त्रिकोण में एक तरफ अमेरिका के जॉर्ज सोरोस हैं, अमेरिका की कुछ एजेंसियां हैं। त्रिकोण के दूसरी तरफ OCCRP नाम का एक बड़ा न्यूज पोर्टल है। इस त्रिकोण के आखिरी कोने में राहुल गांधी है, उच्च दर्जे का गद्दार। मैं ये शब्द कहने से डरता नहीं हूं। मुझे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को गद्दार कहने में कोई झिझक नहीं है। उन्होंने कहा कि हाल ही में खुलासा हुआ है कि कुछ ताकतें हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं। ये मुद्दा देश की संप्रभुता का है। दिसंबर 2 तारीख को फ्रेंच के एक अखबार ने इसका खुलासा किया था। इतना ज्यादा गुस्सा क्यों राहुल गांधी को गद्दार बता दिया? सभी देखिए भाई, आप गुस्सा करने से क्या फायदा है? ये बात जो खुलासा तथा कथित भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया, जो रिपोर्ट आई है मीडिया मार्ट में, फ्रांस के एक पत्रिका में, ये बात हम लोग तो बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं कैपिटल टीवी पे। कई साल से इस बात को कहते आ रहे हैं। शाहीन बाग जब हुआ, हमने बताया कि किस तरीके से ये विदेशी एजेंडा है। ये किसान आंदोलन हुआ, इसमें भी फंडिंग बाहर से थी। अब ये जो बार बार हिंडनबर्ग आया, और ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, जिस दिन पहली बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई अडानी के खिलाफ, वो वीडियो अभी भी रखा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने साफ साफ कहा था कि ये हिंदुस्तान के ऊपर हमला है, ये डीप स्टेट का काम है। तो खैर, ये सारी बातें सच साबित हो रही हैं। सवाल कुछ और है। ये OOCRP, ये जो तथाकथित खोजी पत्रकारों का जो ग्रुप है, उसमें हिंदुस्तान के पार्टनर्स कौन कौन है? हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने वाली एजेंसियां, वो लोग, वो NGO, वो मीडिया हाउसेस, और उनका बाकायदा कोऑर्डिनेशन हिंदुस्तान में बैठे गद्दारों के साथ है। आपने राहुल गांधी का नाम लिया, और भी कई सारे मीडिया हाउसेस हैं, पत्रकार हैं जो उससे जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुप हो जाएगी, इससे मसला नहीं बनेगा।
नाउ इट इज आउट इन ओपन, ये दुनिया को मालूम चल गया है। तो आप सरकार में हो, किसी को आप बता रहे हो कि ये देश को तोड़ने और देश को जो है देश में बवाल मचाने के लिए विदेशी एजेंसियों के साथ मिला हुआ है, तो इसकी गिरफ्तारी कब होगी? आप सरकार में हो ना। तो इस मुद्दे के ऊपर आपने कहा कि भाई नेता प्रतिपक्ष गद्दार है, ना प्रूव इट, जांच होनी चाहिए। सिर्फ राहुल ही क्यों, ये जितनी मीडिया एजेंसीज हैं जो आए दिन देश में गफलत फैलाती हैं, जो आए दिन देश के बाहर बैठे एंटी इंडिया फोर्सेस का माउथ पीस बन के हिंदुस्तान के लोगों के मन में शंकाएं पैदा करती हैं, ये तमाम संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, पत्रकार, इन लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। संबित पात्रा जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामला खत्म नहीं होना चाहिए, आगे अब इसके ऊपर एक्शन की जरूरत है। जी, और अब बात सीएम योगी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा को लेकर कड़े तेवर दिखाए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया है कि अराजकता फैलाने वाले किसी भी बदमाश को छोड़ा नहीं जाए। जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया है, उसे वापस ठीक कराने का खर्च उन्हीं उपद्रवियों से वसूला जाए। गौतम बुद्ध नगर हो, अलीगढ़ हो या संभल हो या फिर कोई अन्य जिला, अराजकता फैलाने की छूट किसी को भी नहीं दी जा सकती। अराजकता फैलाने वाले को चिन्हित कर उनके पोस्टर लगाया जाए और एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए। मामले में एक्शन तो पहले से हो रहा है, लेकिन बार बार इस तरीके से सीएम योगी देखिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस संभल के मसले के ऊपर हिंदुस्तान का एक सेक्शन, मीडिया, एनजीओ, सामाजिक कार्यकर्ता, ये लोग पूरी दुनिया में घूम घूम के हिंदुस्तान को बदनाम करने में लगे। कहानी क्या है? कहानी बहुत ही सिंपल है। कोर्ट का आदेश आया कि फला फला जगह पे एक मस्जिद है जो दरअसल मस्जिद कमेटी या मुस्लिम समुदाय की मिल्कियत नहीं है। बात समझ लीजिए, वो जो संभल की जो मस्जिद है उसका मालिक मुस्लिम समुदाय मस्जिद कमेटी नहीं है, उसका मालिक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। आप घुस के आपने मस्जिद बना दी और एएसआई वाले को ही घुसने नहीं दे रहे। एएसआई क्या सरकार है? तो सरकारी संस्था है, कोई प्राइवेट संस्था है नहीं। तो आप सरकारी कल घुस जाए 100-150 मुसलमान और कहें ताजमहल हमारा हो गया, तो क्या करेंगे आप? कल को कह दे कुतुब मीनार हमारा हो गया। भाई ये एएसआई द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इसकी मिल्कियत उनके पास है और वहां सर्वे करने लोग जा रहे हैं कोर्ट के आदेश पे। तो आप वहां कोई हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं हुआ है। मुस्लिम समुदाय ने सरकारी तंत्र को कोर्ट के आदेश को लागू कराने में वहां पे हिंसा भड़काई है। यह हिंदू मुस्लिम का मसला ही नहीं है। तो जो उपद्रवी हैं, जिन्होंने उद्दंडता की है, जिन्होंने वहां पे हिंसा भड़काया है, गोलियां चलाई हैं, कट्टे में अमेरिका और पाकिस्तान की गोलियां निकल रही है, ये कौन लोग हैं? तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इनको जितना झाल बजाना है बजाते रहे। इस कीचड़ में जितना उतरेंगे वो लोग, उतना नुकसान होगा राजनीतिक तौर पे भी। ये ब्लेटेंट तरीके से ये राहुल गांधी संभल जाना है, संभल जाऊंगा। ये बहराइच में एक हिंदुओं को, एक हिंदू शख्स को गोली मार दी जाती है तो उसे परिवार से मिलने के लिए नहीं गए। समाजवादी पार्टी उसको मुआवजा नहीं देगी। तो हिंदू मौत की कोई कीमत नहीं है और ये लोग आपस में लड़के मरे हैं। जितनी डेथ हुई है उसमें पुलिस की गोली से किसी की मौत नहीं हुई है। और आप ये घटिया राजनीति करने के लिए आप संभल जा रहे हो। तो खैर, योगी आदित्यनाथ का डंडा एकदम बराबर चल रहा है और ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता
हर राज्य को है। आखिरी खबर में बात असम की। असम में अब सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस यानी कि बीफ नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने बताया कि हम 3 साल पहले गो हत्या को रोकने के लिए कानून लाए थे। इस दौरान हमें काफी सफलता मिली है। अब हमने इसी कड़ी में आगे जाकर फैसला किया है कि असम में गोमांस किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में परोसा नहीं जाएगा। इसके साथ ही किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम या जगह पर भी गोमांस को परोसना प्रतिबंध होगा। वहीं असम के मुख्य विपक्षी दल AIUDF ने राज्य सरकार के इस फैसले को लेकर सवाल उठाए हैं। रफीकुल इस्लाम ने कहा है कि इस निर्णय पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। लोग क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, इसका फैसला कैबिनेट नहीं ले सकती। सीएम ने बड़ा फैसला लिया है, लेकिन इस तरीके से बेचैनी क्यों है विपक्ष को? देखिए, ये लोग मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले मुसलमानों की पार्टी है AIUDF। कांग्रेस पार्टी भी आएगी, भाई कौन क्या खाएगा नहीं, उसकी बात नहीं है। ये जो लाल काली डायरी लेकर के घूमता है ना राहुल गांधी, उसको ध्यान से पढ़े, उसका आर्टिकल 41 को शायद निकाले। वो साफ लिखा हुआ है कि हर सरकार को गौवंश हत्या पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। मुख्यमंत्री को संविधान ये निर्देश दे रहा है। जिस मुख्यमंत्री ने नहीं किया वो संविधान का पालन नहीं किया। समझ लीजिए बात को। तो वो संवैधानिक अधिकार है। अब 3 साल पहले क्या किया था इन्होंने, वो भी समझ लीजिए। 3 साल पहले इन्होंने कह दिया भाई जहां जहां मंदिर है उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई बीफ की दुकान नहीं होगी। मतलब आपने हिंदुओं को क्या समझ लिया है? गाय को हम लोग पूजते हैं, माता समझते हैं। जहां तहां टांग करके उसके मांस को बेचते रहोगे और सेक्युलरिज्म के चक्कर में हम चुपचाप बैठे रहेंगे? भाई मुस्लिम इलाके में पोर्क की शॉप को खोलने का अनुमति दोगे? तब तो आपकी जिह्वा कट जाएगी ये बोलते हुए भी। तब तो आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई हमने जो वो कानून लगाया तो उसमें अपार सफलता मिली। सब दुकान, भाई 5 किलोमीटर के रेडियस में तो सब जगह कहीं नहीं मिलेगा। फिर हर 5 किलोमीटर के अंदर तो मंदिर तो होगा ही होगा। छोटा मंदिर, ये थोड़ी लिखा भाई बड़ा मंदिर हो, छोटा मंदिर बड़ा मंदिर। तो वो बंद हो गया। जब बंद हो गया तो अब एक नया कानून लाया गया। कानून यह है कि होटल में नहीं मिलेगा, क्योंकि होटल में हर जगह लोग जाते हैं। भाई आप देखिए, हलाल सर्टिफाइड खाना ढूंढोगे पूरी दुनिया में तो हिंदू भी तो ढूंढेंगे कि ऐसी जगह खाएं, ऐसा जगह पे हम ना जाएं जहां गाय मांस वहां पे बिकता हो। शर्त लगा दो कि भाई जहां गाय मांस बिकेगा साथ में जो काउंटर जो है पोर्क का भी होगा। फिर जो मन आए खाए। करोगे? नहीं करोगे। तो ये जो ठेका सेक्युलरिज्म का वो हिंदुओं के माथे है, सिर्फ बाकी लोगों के माथे नहीं है। तो बड़ा अच्छा फैसला है, संविधान सम्मत फैसला है ये। और इससे बहुत सारे लोगों का जो है, इसको आप कह सकते हैं कि जो एक हर हमेशा लोगों को डर लगा रहता है, चाहे वो कलकत्ता हो चाहे वो गुवाहाटी हो पहले, कि पता नहीं किस चीज़ का मांस खा लें, उसमें गाय हो कि क्या हो नहीं हो, वो सारी चीज़ों को दूर करने की कोशिश की है। ये सही फैसला है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।